नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रात 10 बजे। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा से शुरुआत करते हैं। यहां विपक्ष की गैर मौजूदगी में सभी विभागों का बजट पारित हो गया। संशोधित कार्यसूची के माध्यम से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह, टी.एस. सिंहदेव, जय सिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, कवासी लखमा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सभी विभागों का बजट सदन में रखा गया। बगैर चर्चा के सभी विभागों का बजट पारित करा लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विनियोग विधेयक को सदन के पटल पर रखा, जिस पर सत्ता पक्ष ने कहा कि भाजपा सदस्य चर्चा से भाग रहे हैं, जबकि भाजपा सदस्यों का आरोप है कि विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा, तो चर्चा में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं। सही मानों में सदन में भाग लेते तो बहुत सारी बातें आती। भागने वाली बात नहीं थी। 2 साल जब लगातार हम लोगों ने फेस किया है, हर चीज़ को बराबर रखा है छत्तीसगढ़ की जनता के हित में। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और पूरी सरकार का मानना है कि पारदर्शिता से, लोकतांत्रिक तरीके से सब चीज़ चले और उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। ध्यानाकर्षण में भाग लेना, हम स्थगन प्रस्ताव को उठा रहे हैं। हम अशासकीय व्यवसाय, अशासकीय बिजनेस जो है उसको हम भाग ले रहे हैं। तो जो प्रतिपक्ष है वो तो अपने काम को पूरा कर रहा है, सत्ता पक्ष अपने काम को पूरा नहीं कर रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा बजट सत्र समय से पहले समाप्त होने के संकेत दिए। आज उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा में सभी विभागों के बजट प्रस्ताव पर चर्चा पूरी हो चुकी है। कल विनियोग विधेयक पर चर्चा करेंगे। सीएम ने कहा कि इसके बाद विधानसभा में कोई शासकीय काम नहीं बचने वाले हैं, तो समय से पहले सत्र समाप्त हो जाएगा। विपक्षी विधायकों द्वारा विभाग के बजट प्रस्ताव चर्चा में शामिल न होने के सवाल पर सीएम ने उत्तर दिया कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं जिनसे वो सरकार को घेर पाएं, इसीलिए बार बार इस तरह के काम करते हैं। सारे विभाग की चर्चा समाप्त हो गई है। कल विनियोग विधेयक, उसके बाद तो बचता ही नहीं विधानसभा कोई शासकीय कार्यक्रम, तो शासकीय एजेंडा कोई बचेगा नहीं विनियोग विधेयक के बाद, तो पहले ही समाप्त होगा। उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, वो उनके पास कोई विषय नहीं है जिसके बारे में बोल सके, और इसलिए वो लगातार प्रश्नकाल के बाद बहिष्कार करके चले जाते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। उनको चर्चा में भाग लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजनांदगांव जिले के कुटेरी गांव के मां दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने महिला समूह को आज पुरस्कृत किया। ये कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। ये पुरस्कार देश भर की चयनित 30 महिला समूह में जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह को मिला। समूह की महिलाएं रेडी टू ईट निर्माण समेत कई कार्यों में लगी हुई हैं। समूह ने 16 कुपोषित बच्चों को गोद लिया था, जिनमें से 14 बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाई। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर मां दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाएं काफी खुश हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के कार्यकारी प्रबंधक ने जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाओं की इस उपलब्धि की सराहना की। हमारे गांव वालों ने भी हम लोगों का बहुत साथ दिया। उन लोगों के कारण ही हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और जनपद पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के कारण ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और अपने गाँव वालों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। पहले खेती बाड़ी काम करत रहे, जब समूह नहीं जुड़े रहे तो आंध्रा वाले दीदी मन इस समूह जोड़ करके बताई से घर घर जाके तो वही में जुड़े हैं। तब रेडी टू के काम करिए, पहले इसलिए 10 रुपया के जमा करत रहे, ओकर बाद ना ये रेडी टू ईट के फार्म इस्तेमाल भरे हैं, तो रेडी टू ईट के काम ऐसे पोषण के काम करना और अन्य सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए काम करने के लिए ये इनको पुरस्कार से दिया गया है आज वर्चुअल वीसी के माध्यम से। केंद्र स्तर पर हम चाहेंगे कि भविष्य में भी हमारे जिले का महिला स्व सहायता समूह लगातार प्रगति करे और ऐसे ही राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार लेते रहे। उज्जैन के क्षिप्रा नदी में अजीबोगरीब धमाके से पूरे इलाके में दहशत है। त्रिवेणी स्टॉप डैम के पास धमाके के बाद पानी 10 फीट तक उछला, साथ ही वहां आग निकल रही है। भोपाल से पहुंची जियोलॉजिकल विभाग के वैज्ञानिकों की टीम ने पानी और गाद का सैंपल ले लिया है। बाबा महाकाल की नगरी में इस वक्त हर कोई दहशत में है, क्योंकि क्षिप्रा नदी के तट पर कई दिनों से धमाके हो रहे हैं।
आग और धुएं का गुबार निकलने से लोगों में खौफ है। इन धमाकों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई नदी के तट पर पटाखे जला रहा हो। फिलहाल कलेक्टर ने त्रिवेणी स्टॉप डैम के पास जाने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही शनिचरी अमावस्या पर होने वाले स्नान पर भी रोक लगा दी गई है। हमारे साथ में यहाँ पे पीएचई की जो कर्मचारी है पिरूलाल जी, वो हैं जिन्होंने पूरी घटना को विगत जो 5 मार्च है उसको देखा था। पिरूलाल जी, ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा था, क्या देखा आपने? मैं 1:20 में सामने दीवार पे बैठा था और हमारा अधिकारी फोन आया था कि वहीं पे बैठना कभी ब्लास्ट हो सकता है। तो 1:20 में सामने पहला धुआं निकला। धुआं निकलने के बाद जैसे अब अनार फूटते नहीं फूटता, ऐसे अनार फूट के लोड निकलने और इसका जैसे बम हुआ, इसके पश्चात पत्थर और पानी करीब 10 फीट ऊपर उड़ला। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ये उज्जैन शहर के निवासी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। इनमें से कई वे लोग हैं जो इसी घाट पर नहाया करते हैं और जब इस प्रकार की कोई घटना सामने आई है तो उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। हम अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं और हमने इस प्रकार की घटना कभी होते हुए देखा नहीं है, पर अचानक जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे इस प्रकार से विस्फोट हुआ है और पत्थर उड़े हैं और आग लगी है, तो हम भी अचरज में, हम भी 2 दिन से यहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी ने कोई विस्फोट तो नहीं लगा रहा या किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई सामग्री तो नहीं जो पानी में आग लगाए। तो इस प्रकार का कोई रीज़न किसी व्यक्ति का नहीं है, शायद प्राकृतिक विपदा या आपदा बोल सकते हैं इसको। घटना की सूचना कलेक्टर ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी दी, जिस पर भूगर्भीय वैज्ञानिकों की टीम ने त्रिवेणी घाट से पानी और गाद के सैंपल कलेक्ट किए हैं। उधर बाबा महाकाल के मुख्य पुजारी इसे शरारती तत्वों की करतूत बता रहे हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 4 सदस्यीय टीम आई थी। उन्होंने पूरे स्थल का भौतिक निरीक्षण भी किया है, आसपास के लोगों से बातचीत भी की है। संभावना प्राथमिक रूप से उनके द्वारा जताई जा रही है कि शायद ये किसी केमिकल या गैस की वजह से हुआ हो, जो बहुत ही स्थानीय स्तर पर जिसका जमाव हुआ हो। साथ में हम लोगों ने ये सैंपल, सेडिमेंट सैंपल्स और वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपनी लैब में, जीएसआई भोपाल में। उसके बाद ही हम लोग इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या हुआ है। हमें इस प्रकार की कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई ये अनिष्ट घटना किसी प्रकार से घटी है। कुछ न कुछ हो सकता है प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अनुसार या किसी के द्वारा किया गया हो, क्योंकि महाकाल की नगरी बड़ी शांत नगरी है। इस घटना के बाद से लोगों का हुजूम नदी के तट पर उमड़ रहा है। हर कोई इस रहस्यमयी विस्फोट के पीछे का राज जानना चाहता है। इस रहस्य के पीछे क्या सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रवि इमराज सिसोदिया के साथ इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24 उज्जैन। उधर सूरजपुर जिले के गोपालपुर में मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म में नाकाम होने पर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 4 मार्च को गोपालपुर का 9 साल का मासूम बच्चा लापता हो गया था। परिजनों के साथ पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी थी। एक दिन बाद उसकी लाश झाड़ियों में मिली। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि गांव के रूप नारायण को आखिरी बार बच्चे के साथ देखा गया। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि दुष्कर्म की कोशिश में नाकाम होने के बाद उसने मासूम बच्चे का मुंह और नाक दबाकर उसे मार डाला और फिर झाड़ियों में फेंक कर भाग गया। थाना सूरजपुर में एक सूचना आई थी कि एक बालक जो 11 वर्षीय गोपालपुर वार्ड क्रमांक 1 का है वो गुमशुदा हो गया है और जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें धारा 201, 377, 511 और 302 जोड़ी गई है और इसमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज से मनचले युवकों की पिटाई का एक वीडियो दिखा है। हालांकि इस मामले में थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन छात्राओं ने आरोप लगाया कि रोज मनचले युवक अक्सर छेड़खानी किया करते हैं। राहगीरों ने इन मनचलों को जमकर पीटा है। सुनसान जगह पाकर ये बदमाश युवक छात्राओं पर पप्पियां कसते हैं, चीटाकशी करते हैं। ग्रामीण इलाके की छात्राएं बेगमगंज स्कूल पढ़ने आती हैं। रास्ते में इन छात्राओं से रोजाना युवक छेड़खानी किया करते हैं। आज भी इन युवतियों पर कुछ लड़के कमेंट्स कर रहे थे, जिसका विरोध छात्राओं ने किया तो आसपास के लोग जमा हो गए और इन मंचलों की जमकर खबर ली। हालांकि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में आम सी बात है, जिसका छात्राओं ने आज जवाब दिया।
सरगुजा जिले में खाकी का खौफ बदमाशों से गायब हो चुका है। यही कारण है कि बीते 10 दिन में 3 पुलिसकर्मियों की पिटाई के मामले सामने आए। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का, जहां डायल 112 में कार्यरत एक पुलिसकर्मी की आरोपियों ने न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसकी वर्दी तक फाड़ दी। जब पुलिस ने आरोपी को पकड़कर वाहन में बिठाया तो वाहन से कूदकर भाग गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। शहर के गाड़ा घाट स्थित दुकान के कर्मचारी से कीना बांध का युवक अभिषेक तिवारी विवाद कर रहा था। सूचना पर आरक्षक जगसाय मौके पर पहुंचे तो आरोपी अभिषेक ने आरक्षक के साथ झूमा झटकी की, मारपीट की। आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसे जल्द ही न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश की जाएगी। आरोपी का नाम है अभिषेक तिवारी, जो केना बांध का निवासी है। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार ऐसी सरकारी जमीनों की नीलामी करेगी जो खाली हैं और जिन पर बार बार अतिक्रमण होता है। ग्वालियर जिले में ऐसी 24 संपत्तियों की जानकारी सॉफ्टवेयर में फीड की गई, जिनमें 19 में कुछ न कुछ विवाद होने के चलते अभी सिर्फ 5 को नीलामी के योग्य माना गया। प्रथम चरण में इनमें से 3 की नीलामी के लिए ऑनलाइन टेंडर होंगे। नीलामी को लेकर कोई आरोप न लगे, इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई। नीलामी के लिए टेंडर की प्रक्रिया आज शुरू हुई है, जो 25 मार्च तक चलेगी। इसमें जमीन की कीमत कलेक्टर गाइडलाइन से तय होंगी और अधिकतम बोली पर उसकी नीलामी कर दी जाएगी। क्या है, हमने भू माफिया से जो जमीन छुड़ाई थी उसकी मतलब सरकार की तरफ से ही हमने प्रपोजल भेज के करवाया। ई टेंडर पोर्टल पे अभी 3 प्रॉपर्टी हमारी नीलामी के लिए लग गई हैं। एक प्री बेड बैठक भी हम लोगों ने कर ली थी और भी ऐसी बहुत सारी जमीनें एक एक करके हम नीलाम करते जाएंगे। दतिया जिले के लांच थाने के कुथैल गांव में अफीम की अवैध खेती हो रही थी। लांच थाना से महज 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर हो रही खेती की खबर स्थानीय पुलिस को नहीं थी। जब ग्वालियर नार्कोटिक्स की टीम ने दबिश दी तब खुलासा हुआ। सरसों के खेत के बीच में अफीम की खेती की जा रही थी। 5 बीघा जमीन पर हो रही अफीम की फसल में फल तक आ गए। ग्वालियर नार्कोटिक्स विभाग की टीम ने पूरी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया यहां पर कौन शख्स अफीम की खेती कर रहा था। जब इस बारे में स्थानीय पुलिस से जानकारी मांगी तो उन्होंने किसी भी तरह के बयान देने से इनकार कर दिया। धमतरी जिले में कुपोषण मुक्ति अभियान को लेकर जिला महिला एवं बाल विकास विभाग कतई संजीदा नहीं दिखता। बाल विकास विभाग के अनुसार जिले में 4000 से ज्यादा नौनिहाल कुपोषण की गिरफ्त में हैं। जिले की 355 ग्राम पंचायतों में 1100 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जहां हर महीने 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आहार दिया जाता है। प्रतिमाह तकरीबन 30 लाख रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। फिर भी बच्चों को सुपोषित करना जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ है। कुपोषण को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। हालांकि विभाग का तर्क है कुपोषण दूर करने के लिए सभी उपाय अपनाए जा रहे हैं। जल्दी ही जिले को कुपोषण मुक्त जिला बना दिया जाएगा। बहरहाल नौनिहालों को कुपोषण से बाहर निकालने में विभागीय अमला कितना सफल होता है, ये आगे कुछ समय बाद पता चलेगा। को रोकने के लिए नाकाम है और उनके अंदर में कोई ऐसी गंभीरता नहीं दिख रही है जो आज देश के नौनिहाल, आज प्रदेश के नौनिहाल जो देश का भविष्य बनने वाले हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य सरकार की कोई चिंता नजर नहीं आ रही। धमतरी जिले में आज की स्थिति में कुल 4649 बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हैं। 25 फरवरी से प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को सुपोषण चौपाल आयोजित करने के लिए बजट भी प्राप्त हो गया है और अब नियमित रूप से चौपाल आयोजित किया जाएगा। बलरामपुर जिले में सामरी विधानसभा क्षेत्र के राजपुर, शंकरगढ़ के जमड़ी और कुसमी को मक्का खरीदी केंद्र बनाया गया। लगभग 2 महीने पहले संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने मक्का खरीदी की शुरुआत की, लेकिन शुरुआत से लेकर आज तक किसी भी समिति में मक्के की बोनी तक नहीं हुई। किसानों को मक्का खरीदी केंद्र में या तो ताला लटका मिलता है या फिर मक्के को अमानक बताकर रिजेक्ट किया जाता है। इस मामले में नान के अफसर कहते हैं कि क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास किया बेहतर किस्म का मक्का ही खरीदा जाएगा। मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा के स्थायी सदस्य शिवनाथ यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार से उन्हें मक्का खरीदी की उम्मीद थी,
लेकिन उद्घाटन करने के बाद किसानों के साथ छल किया गया। शिवनाथ यादव ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि व्यवस्था में जल्द सुधार न हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बोल रहे थे क्या बिक्री नहीं हो रहा था और पूछे किसी से कि सोसाइटी खुला है तो बोलते हैं कि नहीं खुला है। आदमी के खाद लेने समय 700-800 रुपये बोरी खाद खरीद रहा है, अब इतने समय 10 रुपये 11 रुपया लगा रखा हूँ सारे सेंटरों पे। जब भी अच्छा मक्का आएगा तो हम उसको परचेज करेंगे, किसान के हित में हम काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम मक्का खरीदी नहीं कर रहे हैं। मक्का हमारे अभी जो मास्टर है उससे ज़्यादा आ रहा है, 16% 17% आ रहा है। हमको 14% मास्टर लेना है और मास्टर सही सूखा के किसान अगर मक्का लाते हैं तो उसको परचेज करेंगे। घर में रखा है मक्का, सूखा है 1 नंबर, इसके बाद भी आप ढोंग रहे चलो, इसका मतलब आपको मक्का लेने का कोई नियत नहीं है। सरकार के पास धान का पैसा देने का पैसा नहीं है, मक्का कहां से खरीदेगी? ये तो केवल आम जनता को, किसान को जो है गुमराह कर रही है। छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रदर्शनी कार्यक्रम के समापन अवसर पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गांधी के सपनों को साकार कर रही है, छत्तीसगढ़िया लोगों के स्वाभिमान को जगा रही। सीएम ने कहा कि हम तेलघानी, चर्मकार, लौह और रजक बोर्ड की स्थापना करने जा रहे हैं। साथ ही उनके सामान को बड़े स्तर पर बेचने के लिए सी मार्ट की स्थापना होगी। शुरुआती चरण में सी मार्ट राज्य के सभी शहरों में स्थापित होगा और फिर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में इसके केंद्र बनेंगे। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से बने उत्पाद देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। हमने विमानन मंत्री से रायपुर में कार्गो हब की मांग की है। कार्यक्रम में रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 20 लाख महिलाओं को जोड़ने का काम हम लोग किए हैं और अभी नए जो योजना हमारी जो गौठान योजना है उसमें लगभग 50,000 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये लगातार महिलाओं को, आज वुमेन्स डे भी है और महिलाओं को स्वावलंबन, उस आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सब ग्राम पंचायत में कुटीर उद्योग रोजगार चला के सेती मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनी, वहाँ छोटे छोटे उद्योग लगाए जाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिला मन ला रोजगार दिए जाई। हम हर 4 गांव के बीच में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू करने की योजना बना रहे हैं। ग्रामीण अंचल में बड़ी संख्या में छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जो महात्मा गांधी का सपना था, उसको साकार करने की दिशा में काम किया जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।